हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल झमेला। आज के हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं डॉक्टर रामकृपाजी शर्मा, एडवोकेट, जो कि 25 साल से वकालत के पेशे में हैं और एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं बार काउंसिल उदयपुर के। ही इज ऑल्सो co-opted member in BCR presently. So sir, thank you so much for joining us today. तो आज की हमारी बातचीत का मेन टॉपिक है वुमेन एंड देयर सेफ्टी, क्योंकि ये मुद्दा आजकल बहुत, नॉट मुद्दा बट ये एक प्रॉब्लम है, ये एक सिक मेंटेलिटी अपन जैसे बोल सकते हैं जो कि अपनी सोसाइटी में है। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारा देश को आजाद हुए 78 ईयर्स हो चुके हैं। हम कहते हैं कि हमारा देश आजाद हो चुका है, लेकिन जब हम महिलाओं की आजादी की बात करते हैं तो उस पर कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क लगता है। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि इतना बर्निंग जो इशू है सोसाइटी के लिए उस पर चर्चा करने के लिए आपको मुझे अवसर दिया, इसके लिए आपको पूरी टीम का धन्यवाद। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से पिछले 75-80 साल में जो भारत की आज़ादी का समय हुआ, उसके बाद में भारत में महिलाओं को निश्चित रूप से अधिकार मिले हैं। संवैधानिक रूप से भारत की संसद ने, भारत के कानून ने महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए हैं, बहुत सारे कानून उसके संबंध में बने हैं। लेकिन निश्चित रूप से पिछले कुछ समय से इस प्रकार की घटनाएं समाज में विकृत मानसिकता कह सकते हो, संस्कारों की कमी कह सकते हो, या व्यक्ति का एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन कह सकते हो, उसकी वजह से उसकी परिणति इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। और निरंतर जिस प्रकार की घटनाएं समाज में महिलाओं के साथ में बलात्कार, छेड़छाड़, और इतना बड़े देश में लगातार महिलाओं को जिस प्रकार से एक प्रकार से हरेश करने का प्रयास जो किया जा रहा है, निंदनीय है। और उसके लिए कानून तो हमारे पास में बहुत कुछ है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। उसकी वजह से महिलाओं के प्रति जो ये घटनाएं हो रही है, ये घटनाएं प्रत्येक सभ्य समाज में, चाहे वो भारत आजाद था या नहीं था, पहले हम गुलाम थे, तब से मेरा ये मानना है कि प्रत्येक भगवान राम के काल से जो महिलाओं के प्रति जो एक सभ्य समाज में, किसी भी सभ्य समाज में हम ये मान सकते हैं सिविलाइज सोसाइटी का पार्ट है। महिलाएं आधी आबादी है, महिलाएं हमारे समाज का एक बहुत बड़ा पार्ट है। महिलाएं इस देश को, इस व्यवस्था को, इस समाज को चलाने का माध्यम है। उनके साथ में इस प्रकार की घटनाएं होती है तो निश्चित रूप से निंदनीय मानी जाएगी। नॉट ओनली पार्ट बट ह्यूमन सिविलाइजेशन की उत्पत्ति महिलाओं से मानी जाती है। बिल्कुल, निश्चित रूप से। बट आपको लगता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज या गवर्नमेंट अगर लॉ बना देती है तो सिर्फ उससे ही हम ऐसी चीजों को या इस मेंटेलिटी को खत्म कर सकते हैं? क्योंकि मैं एक और बात बोलना चाहूंगी, क्योंकि जब हम अभी हाल ही में हम अगर वेस्ट बंगाल के रेप मर्डर केस के बारे में बात करें तो हम उसमें देखते हैं कि वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट, क्या वो तो रेप मर्डर सब कुछ ही हो चुका, बट ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं सेक्सुअल हरासमेंट के एट वर्क प्लेस, जिसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट भी लाया, पॉश एक्ट। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट 1997 में विशाखा गाइडलाइन भी लेके आई थी इसके लिए। तो गवर्नमेंट ने अपना काम किया कि उन्होंने एक्ट बना दिया, बट सोसाइटल चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। या आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को कोई और स्ट्रिक्ट एक्शंस लाने चाहिए या कुछ कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे लोगों के अंदर डर बैठे? देखिए, कुछ चीजें तो हम जिस सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, हमारा सब व्यवस्थाएं जो है भारत के संविधान से लागू होती है। भारत का संविधान हमारे लिए एक बड़ा ग्रंथ है, उससे हमारे सारे कानून बने हुए हैं, उनसे ही हमारा पूरा जीवन जो है वो गवर्न होता है किसी भी भारतीय का। लेकिन मेरा ये मानना है कि जहां तक इस व्यवस्था, अब कई देशों का उदाहरण देते हैं लोग भावुकता में आके, अरब कंट्रीज में इस प्रकार का कानून है, इस प्रकार से डायरेक्ट सजा देने का प्रावधान है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और ये कहते हुए हमें इस प्रकार का गर्व भी का भी अनुभूति होती है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे संसद के ऊपर जिसने बम गिराया, अफजल गुरु ने, उसको भी हमने पूरा चांस दिया। हमारा एक पूरा जुडिशियल सिस्टम है, उस सिस्टम में हमने उसको भी भारत की लोअर कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक और भारत के राष्ट्रपति के पास क्यूरिटी पिटीशन तक हमने उसको भी पूरा पूरा अवसर दिया कि वो किसी न किसी प्रकार से उसको, वो जहां जहां भी जिस प्रकार की एक समय और आप जिस प्रकार के से अपने लिए पैरवी कर सकते हैं, वैसा अवसर अफजल गुरु को, उसके साथियों को भी मिला। तो निश्चित रूप से भारत का एक अपना कानून है, एक कानून की अपनी एक व्यवस्था है, अदालतें हैं जो निष्पक्ष है, और काफी हद तक अदालतें निष्पक्ष तरीके से काम भी करती है। लेकिन सामान्यतः इस प्रकार का सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सबका आपस में समन्वित रूप देखें
तो व्यक्ति का शुरू से एक मत रहा है कि मानव का एक होता है कि उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट के प्रति उसकी भावनाएं ज्यादा जागृत होती है, उसकी तरफ वो तुरंत आकृष्ट होता है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी, तो उसकी तरफ जो समाचार आते हैं, अब आप देश भर में 2013 में जिस प्रकार का पॉक्सो का एक्ट आया, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012, निर्भया की बड़ी घटना वहां पे दिल्ली में हुई, और दिल्ली की घटना से सबक लेते हुए भारत की संसद ने इस प्रकार का एक कानून पारित किया। उसके बाद में जो 18 साल से बिलो जो बच्चा है, चाहे वो आइदर इज द मेल और फीमेल, जो उस बच्चे को ठीक ढंग से न्याय मिले, उसके साथ में किसी प्रकार का सेक्सुअल हरेसमेंट हो, सेक्सुअली उसके साथ में कोई एब्यूजिंग करे, सेक्सुअली उसके साथ में किसी प्रकार का कोई दुर्व्यवहार हो, तो उन सब से बचाव के लिए ऐसा कानून लाए। उस कानून के माध्यम से न जाने कितने हजारों लोगों को सजाए हुई, लेकिन किसी भी अखबार में उस सजाओं के बारे में नहीं छपता। रोज किसी न किसी कोर्ट में किसी न किसी व्यक्ति को सजा होती है ना। वो उस कानून का सुखद परिणाम है। आप उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें तो उस कानून का सुखद परिणाम है कि ऐसे बहुत सारे लोगों को सजा हुई। लेकिन आता क्या है, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी है, उसमें कहीं कोई घटना होती है तो उसको इतना बड़ा चढ़ा के पेश किया जाता है। निश्चित रूप से मैं शुरू में ही आपको निवेदन कर चुका कि ये घटनाएं दुखद है, घटनाएं निंदनीय है, इसका कोई भी सभ्य समाज में इसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन इतने बड़े देश में एक छोटी कोई घटना होती है, उसका इतना बवेला होता है, और बाद में जब उसमें सजा होती है तो उसको कोई प्रिंट मीडिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, कोई सोशल मीडिया नहीं छापता है। मेरा ये निवेदन है, भारत के कानून पे विश्वास रखें, भारत के संविधान पे विश्वास रखें, और भारत की संसद ने जिस प्रकार का कानून पारित किया, निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं हमको न्याय की परिणति तक पहुंचाता है, ऐसा मेरा विश्वास है। बिल्कुल सर, आपने कहा कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है, बट इस चीज को हम फिर भी ऐसी घटनाओं को हम ये कह के डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि इंडिया का शासन सिर्फ संविधान से चलेगा, क्योंकि डॉक्टर बीआर अम्बेडकर जी जिन्होंने लॉ बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उन्होंने भी कहा था कि जब चेंजेस की जरूरत हो, जब चेंजेस करने हैं, उन्होंने, अगर हम एक बात बोले कि डीपीएसपी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उन्होंने उनको नॉन इन्फोर्सिबल रखा, उन्होंने जस्टिसेबल नहीं रखा। अगर वो चाहते तो वो फंडामेंटल राइट की तरह उनको भी रख सकते थे, बट उनका मानना था कि आज के हिसाब से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था जब उन्होंने बनाया था, लेकिन अब चीजें चेंज हो गई, तो उनका मानना था कि बाद में जब चीजें चेंज होंगी तो ये सारी चीजें भी अपने अकॉर्डिंग चेंज होंगी। तो आपको नहीं लगता है कि ये सच बात है कि ऐसी एक घटना नहीं है, ऐसी हजारों घटना है जो कि कई बार रिपोर्ट भी नहीं होती है, और कई बार रिपोर्ट हो जाती है, कभी अगर पॉलिटिक्स से जुड़ी होती है तो शायद वो बहुत बड़ी बन के, आप सच बोल रहे हैं कि मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया दिखाती है, बिल्कुल सच बात है, बट इसको हम इस वे में डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि एक घटना से वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपने अकॉर्डिंग पार्ट लेगी, क्योंकि जो गलत है वो गलत है, उसको कोई भी जस्टिफाई या डिनाई नहीं कर सकता है। तो फिर भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, क्योंकि अगर हम इसी केस की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल केस की, यहाँ पे अपनी जुडिशरी मेनली बेसिस काम करती है कि एविडेंस होंगे तब जाके किसी को सजा मिलेगी, है ना। अगर सामने वाले ने अगर कोई एविडेंस टेम्पर कर दिए, फैब्रिकेट हो गए, खत्म हो गए, तो फिर तो उसको कभी सजा ही नहीं दिला पाएंगे। देखिए मिल मैम, पाएगा। क्या होता है कि भारत का जो संविधान है, भारत के जो कानून है, वो ब्लैक एंड व्हाइट पेपर पे आधारित है। बिल्कुल। प्रत्येक जो कंप्लेनेंट है उसको पर्याप्त अवसर मिलता है कि वहां पर आपकी अपने पुलिस स्टेशन में आप अपने खिलाफ, अपने जो भी आपके खिलाफ जो भी ऑफेंस हुआ है, आप उसका कोई ना कोई हमको प्रोसीजर तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। आज मान लो कि जो भी कोई कानून बनता है उसके सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं होते, उसके कई नेगेटिव एस्पेक्ट भी होते हैं। मान लो मैं बस सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपको ये बताऊं कि हमने दहेज प्रतिशत अधिनियम बनाया 1961 में, भारत की संसद ने बनाया। उस समय दहेज की बहुत सारी घटनाएं होना चालू हुई थी, डोरी की सिस्टम, उसके लिए पीड़ित करना, परेशान करना, लेकिन लोगों ने उसका मिसयूज करना चालू कर दिया। बिल्कुल। उसके बाद में भारत की संसद ने घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 बनाया। उसमें महिलाओं को ठीक तरीके से प्रोटेक्शन मिले, उसको ठीक से इकोनॉमिक तरीके से, सोशली उसको मेडिकल का एक्सपेंसेस मिले, उसको रहने की जगह मिले, सारी चीजों की व्यवस्थाएं उस कानून में की। लेकिन उसके कई नेगेटिव इफेक्ट आने चालू हो गए। हमने आईपीसी में 498 ए की व्यवस्था की, हमने आईपीसी में सेक्शन 376 की व्यवस्था की बलात्कार के रिगार्डिंग, हमने आईपीसी में 354
की सब व्यवस्था की, लेकिन सभी कानूनों का मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मिसयूज भी हुआ। आज सपोज करो कि हम भावनाओं में बह के, जैसी इस प्रकार की सामान्यतः जन सामान्य में बातचीत होती है, जो कानून के विद्यार्थी, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, मैं कानून से संबंधित बात करता हूँ। सामान्यतः एक जो गली मोहल्ले में बातचीत करते हुए लोग कहते हैं कि इसको फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए बिना किसी सुनवाई के। आज मैं तो ये कहता हूं कि अगर इस बात को तय कर लिया जाए कि किसी बलात्कारी को तुरंत प्रभाव से फांसी पर लटका दिया जाए या चौराहे पर लटका दिया जाए, जैसा सामान्य लोगों की बातचीत में आता है, अब उसको मान लो फांसी पर लटकाना चालू किया, तो आपको ये पता है कि बलात्कार की, बीइंग ए क्रिमिनल लॉयर, आई हैव द एक्सपीरियंस इन द कोर्ट्स, मैं खाली सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, कि 100 में से 70% जो बलात्कार के मुकदमे हो रहे हैं वो फर्जी होते हैं, साक्ष्य नहीं होती, इस वजह से मुलजिम जो है वो बरी हो जाता है। तो क्या ऐसी स्थिति में पता पड़े कि किसी निर्दोष व्यक्ति को आपने फांसी पे लटका दिया, मान लो आज आपके मेरे कोई रिवेंज फुल कोई काम है और किसी व्यक्ति ने मेरे खिलाफ एक लेमैन के खिलाफ जाके मुकदमा दर्ज करा दिया और उस मुकदमे की परिणति होगी, उसको फांसी पे लटका दिया, बाद में पता पड़ा साहब वो निर्दोष था, तो उसकी जान कहां से लाओगे? तो हमको इस बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। वी आर लिविंग इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी, वी आर नॉट लिविंग इन ए जंगल। हम जंगल राज को अडॉप्ट नहीं कर सकते। हम भावनाओं में बहुत अच्छा लगता है कहने में, किससे कहानियां सुनाने में बहुत अच्छा लगता है कि इसको डायरेक्ट फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए, डायरेक्ट इसको ऐसा कर देना चाहिए, उसको गर्दन काट देनी चाहिए, इसको ऐसा कर देना चाहिए। नो, वी आर लिविंग इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी, वी आर गवर्निंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल, के हमको चाहे कोई अपराधी बरी हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। 99 अपराधी बरी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जो निर्दोष व्यक्ति है उसको सजा नहीं होनी चाहिए। ये सारे कानून जो मैंने आपको बताए, इन सब कानूनों में कहीं ना कहीं छोटी मोटी खामियां रहती है। तो कानून, जहां कहीं भी कोई कानून एस्टेब्लिश होता है, उस कानून को कहीं ना कहीं उसका मिसयूज होना चालू होता है। और मैं सोसाइटी के मेंबर के रूप में इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूँ सोसाइटी को, कानून बने, जो ओरिजिनल दोषी व्यक्ति हैं, जो अपराधी हैं, उनको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए, इसमें किसी का दो मत नहीं हो सकता है। लेकिन किसी भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसमें भी सोसाइटी को मजबूत करना चाहिए। इसलिए हम या तो कानून से चल सकते हैं, संविधान से चल सकते हैं, हम एक जंगल राज की तरह व्यवस्था को नहीं चला सकते, ऐसा मेरा मानना है। चाहे कोई अपराधी बरी हो जाए तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होनी चाहिए। 99 अपराधी बरी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक जो निर्दोष व्यक्ति है उसको सजा नहीं होनी चाहिए। ये सारे कानून जो मैंने आपको बताए, इन सब कानूनों में कहीं ना कहीं छोटी मोटी खामियां रहती है। तो कानून, जहां कहीं भी कोई कानून एस्टेब्लिश होता है, उस कानून को कहीं ना कहीं उसका मिसयूज होना चालू होता है। और मैं सोसाइटी के मेंबर के रूप में इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूँ सोसाइटी को, कानून बने, जो ओरिजिनल दोषी व्यक्ति हैं, जो अपराधी हैं, उनको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए, इसमें किसी का दो मत नहीं हो सकता है। लेकिन किसी भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, इसमें भी सोसाइटी को मजबूत करना चाहिए। इसलिए हम या तो कानून से चल सकते हैं, संविधान से चल सकते हैं, हम एक जंगल राज की तरह व्यवस्था को नहीं चला सकते, ऐसा मेरा मानना है। सर, आप बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो भी बहुत अच्छी चीजों को देख के उस अकॉर्डिंग जो लॉ बनाती है, लोग उसमें से भी लूप होल्स निकाल लेते हैं। यस, राइट। उसको रेप करने के बाद मर्डर ही कर दो, क्योंकि फांसी की सजा दी जा रही थी, इसमें भी निकाल दिया गया। बट ये भी सच बात है कि सिर्फ गवर्नमेंट लॉ ही बना सकती है। बेसिकली जो चेंजेस अगर करने हैं तो वो सोसाइटल लेवल पर या इंडिविजुअल लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर करने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ग्राउंड लेवल से चेंजेस, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ लॉ बना सकती है। यू कान डिफाइन के वाइफरकेट नहीं कर सकते आप कि साहब इसमें तो रेप करने के बाद में मर्डर कर दिया और इसमें रेप करने के बाद मर्डर नहीं किया। बोथ आर द हीनियस ऑफेंस इन माय आईज और इन आई ऑफ लॉ, कि दोनों जो ऑफेंस है वो दोनों की गंभीरता बराबर है ना। आप किसी इस प्रकार के हीनियस ऑफेंस में किसी व्यक्ति को, मान लो किसी व्यक्ति ने, फॉर द वर्स्ट सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट में कहता हूँ कि रेप करने के बाद में, गैंग रेप करने के बाद में मर्डर कर दिया, लेकिन who can say के who is the real offender? तो offender will get the chance in our constitution, in our law, कि he can defend himself into the court. This is the system. चाहे वो कितना हीनियस ऑफेंस हो, प्रोसीजर सारी जो जितने भी ऑफेंसेस होंगे, चाहे वो इंडिविजुअली हो, चाहे सोसाइटी के खिलाफ हो, चाहे कैसा भी स्कैम हो, सब में
सिस्टम तो एक ही रहेगा। सेकेंडली, आपका जो क्वेश्चन है कि इनको सुधारने का तरीका ये है कि मेरे व्यक्तिगत मत में जिस प्रकार का अचानक एक बाढ़ आई सन 2000-2005 के बीच में, कि सोशल मीडिया का जिस प्रकार से बढ़ावा हुआ, हो सकता है बहुत सारे उसके एडवांटेज हो। यंग जो जनरेशन है, हम सब उससे अभी हम एडिक्ट हो चुके हैं। मेरा ये पर्सनली मानना है कि वी आर एडिक्टेड विद दैट सोशल मीडिया। ठीक है, चाहे आपके पास कोई मैसेज आए चाहे नहीं आए, हर 5 मिनट में हर व्यक्ति उसको स्क्रॉल कर करके चेक करता है कि कोई मैसेज तो नहीं आया। बिल्कुल। और जिस प्रकार का एडवांटेज है उससे ज्यादा उसके डिसएडवांटेज है, स्पेशली इन कंटेस्ट ऑफ न्यू जनरेशन। जो हमारा जो नई पीढ़ी के लोग हैं, आप सारे जो ऑफेंडर पकड़ा रहे हैं, वो ऑफेंडर अपराध करने की विधि कहां से सीख रहे हैं? सोशल मीडिया से। तो इट शुड बी प्रोहिबिटेड, इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड एट सम एक्सटेंट। हमको कहीं ना कहीं इसके बारे में चिंतन करना चाहिए। आजकल के जो न्यूज़पेपर हैं, आजकल जो अब वापस एक नेगेटिव कैंपेन चालू हुआ सोशल मीडिया के लिए, कि कई फिजिकली, कई मेंटली, कई आपके समस्याएं उसके कारण पैदा हो रही है। किसी का हाथ दुख रहा है, किसी की आंखें दुख रही है, किसी का बुढ़ापा आ गया, किसकी वजह से? सोशल मीडिया। क्योंकि दिन भर कहाँ लगा होता है? मोबाइल में। कहाँ लगा होता है? कंप्यूटर में। इसकी वजह से जो नेगेटिव कंटेंट वहां से वो जो प्राप्त कर रहा है, उस नेगेटिव कंटेंट को, क्योंकि ये हमारे पहले अपराध कम क्यों होते थे, अब अपराध ज्यादा क्यों हो गए? इसका पीछे सबसे बड़ा मोटा रीजन क्या था? पहले हमारा सोशल एक चेक एंड बैलेंस का काम हुआ करता था। सोसाइटी देख लेती थी कि गलत हो रहा तो तुरंत पड़ोसी, अगर मेरे पड़ोस में रहने वाला बच्चा कोई गलत कर रहा है तो मैं उसको बुला के कहता बेटा ये गलत कर रहा है, तेरे पापा को बोलूंगा, या 2 थप्पड़ में भी लगाने का राइट था। अब कंडीशन इज दैट कि इवन उसके पेरेंट्स भी देख ले तो उसको कई कहने की स्थिति में नहीं कि बेटा तू ये गलत कर रहा है। तो सोशल तरीके से हमको कहीं ना कहीं वापस चेक बैलेंस करने की आवश्यकता है। हम पहले सामूहिक परिवार में रहते थे, एक परिवार में 15-20 जने, 10 जने रहते थे, तो उनके ऊपर नियंत्रण रहता था। कौन बच्चा कब आ रहा है, कब जा रहा है, कैसे वो बिहेव कर रहा है, कैसे वो काम कर रहा है, क्या उसके जीवन की डिफिकल्टीज है और क्या उसका समाधान हो सकता है। तो सब जने एक दूसरे से अटैच थे। नाउ वी आर लिविंग इन न्यूक्लियर फैमिली, है ना? प्राइवेसी चाहिए। प्राइवेसी में क्या होता है कि एक परिवार में 4 जन है, हस्बैंड, वाइफ और 2 बच्चे हैं। तो बच्चे दोनों के कमरे अलग हैं, हस्बैंड का अलग कमरा अलग है, वाइफ का कमरा अलग है, सब अलग अलग कमरे में है ना? तो कौन क्या कर रहा है इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। उदयपुर की घटना हुई, एक छोटी सी घटना भी 2-3-4 दिन पहले, एक 15 साल के बच्चे ने दूसरे 15 साल के बच्चे को चाकू मार दिया। दिखने में बहुत छोटी सी घटना है, लेकिन जब उस ऑफेंडर का सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया तो he was following the terrorist, he was following to the terrorist as well as to the so many criminals. Okay, it means he got that such type of ideas कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, ये आइडिया उसके पास में कहां से आया? 15 साल का बच्चा तो बहुत मासूम सा होता है ना? जिसकी दाढ़ी मुझे ठीक से नहीं आई है, वो ऐसा छोटा सा बच्चा है, वो क्या समझता है? लेकिन वो जाके कहीं से चाकू लेके आता है, वो दूसरे के ऊपर वार करता है। इट मीन्स उसको कहीं से आइडिया लगा, ऐसे ऐसे मारना पड़ता है, ऐसे मारूंगा तो ऐसे इसका रिजल्ट ये होगा। ये सब चीजें आइडिया जो है वो सोशल मीडिया दे रहा है। और मेरा गवर्नमेंट से भी ये आग्रह है और सब लोगों से जो भी इस व्यवस्था को देख रहे हैं, जो बच्चे इससे जुड़े हुए हैं, मेरा ये मानना है कानून एक व्यवस्था है, कानून एक सिस्टम है। कानून में बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। कानून को हम किसी भी तरह से उसमें से गलियां निकाल के अपनी व्यवस्थाएं बिठा सकते हैं। लेकिन जहां कहीं भी हम संस्कारित व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जहां कहीं भी हम परिवार से जुड़े हुए हैं, जहां कहीं भी हमारे ऊपर सामाजिक प्रेशर है, वहां पर निश्चित रूप से अपराध वहां उस जगह पर कम होंगे, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल, सोशल मीडिया बहुत इनकरेज भी करती है इन चीजों को, बहुत बड़ा रोल भी प्ले कर रही है ऐसी चीजों को, इस मेंटेलिटी को बढ़ावा देने के लिए। इसी में अगर हम बात करें कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कैसे रोल प्ले कर सकते हैं इस चीज को कम करने में, या क्योंकि शुरुआत से ही अगर चीजें बहुत स्ट्रिक्ट रहेंगी ना तो लोगों को पता होगा कि गलत क्या है और सही क्या है। खास करके वो बच्चे जो सोशल मीडिया, अभी उनको नहीं पता है कि सही क्या है गलत क्या है, बट वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। तो वो इन्फ्लुएंसी को खत्म करने के लिए, उनको सही गलत का ज्ञान देने के लिए आपको लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस पे? देखिए, दो चीजें हैं जीवन में। एक तो जब से हमने, मेरा ये मानना है कि इफ
द पर्सन रिमेन्स बिजी इन हिज लाइफ इन पॉजिटिव वर्क, प्रोडक्टिव वर्क, तो वो डेफिनेटली वो सोशल मीडिया उसको चलाने का उसके पास में समय नहीं होगा, है ना। हमारे बच्चे, दूसरा कि हमारा जो कंटेंट है इस पे कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। सोशल मीडिया पे जिस प्रकार का वल्गर, जिस प्रकार का आपत्तिजनक कंटेंट आता है, उस कंटेंट पे कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। कि हम बहुत इजी गोइंग, हमारे हाथ में ये बम पकड़ा रखे हैं मोबाइल के रूप में, दीज आर द बम्स, बिल्कुल, है ना। और ये बम हमारे कभी भी हमारे सोसाइटी में विस्फोट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ठीक है, इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट एक हम आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट में है, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। बहुत सारी चीजें हमको गूगल के माध्यम से जो हमको नहीं ध्यान होती है, या जो चीज हम अब ए आ गया, गूगल का भी बड़ा वर्जन आ गया, है ना। तो जो चीजें हमको नहीं ध्यान में, वो चीजें हमको सुविधाएं प्रोवाइड कर रहा है, वहां तक भी ठीक है। लेकिन उसके अलावा कई नेगेटिव आइडियाज, कई नेगेटिव चीजें इसके अंदर भरी पड़ी है, और जिस प्रकार की वल्गरिटी इसमें भरी पड़ी है। एक जो छोटा बच्चा होता है, साइंस ये कहता है कि 12 साल से लेके 20-22 साल की उम्र तक के बच्चा, उसके हार्मोनल चेंजेस होते हैं, चाहे वो बॉय हो चाहे वो गर्ल हो, हार्मोनल चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस के दौरान उसके दिमाग में कई चीजें, बहुत सारी चीजें याद से नहीं, आदि काल से जब से बच्चा पैदा हुआ तब से ये व्यवस्थाएं चली आ रही। लेकिन उस समय क्या होता था कि समाज का एक प्रेशर रहता था, समाज में पड़ोसी भी ध्यान रखता था कि ये मेरे पड़ोसी का बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कितनी बजे जा रहा है, कितनी बजे आ रहा है। इसका पूरा एक नियंत्रण सिस्टम था। अब वो सिस्टम जो है सोशल मीडिया के माध्यम से ब्रेक हो गया। कई बच्चे इसकी वजह से नशे के आदी हुए, घर में चोरियां करने लगे, है ना। जब अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं होगी, थोड़े समय पहले उदयपुर में एक घटना हुई कि एक किसी बड़े ग्रुप ने जो नशीली पदार्थ सप्लाई करता था, स्कूलों में जा जाके बच्चों को, उनको उन्होंने आईफोन पकड़ा दिए, 70,000 80,000 रुपए का आईफोन गिफ्ट किए। फिर उनको वो लेके घूमने निकलते थे रात को। और गिफ्ट क्यों किए कि रात को 12 बजे वो कहता था कि पेरेंट्स सो गए कि हाँ क्या तू आजा बाहर, और उनको बाहर लेके जाना, और फिर उनको धीरे धीरे नशे की लत लगाना। लत लगाने के बाद में जब वो अपने पूरी तरह से कैप्चर में आ गए, तो फिर आपने उसको कहा कि तेरे घर की अलमारी में तेरी माँ की सोने की चूड़ी पड़ी होगी, वो लिया ना, पिताजी की जेब में 5,000 रुपए पड़े होंगे, वो लिया ना। इस तरह का अपराध करने की तरफ उनको आकर्षित करना। तो ये सब चीजें किसकी वजह से हो रही है? ये हमारे एक तरह से तो गवर्नमेंट को इसके बारे में, मेरा ये मानना है कि ऐसे तो आप रोक नहीं पाओगे। रोकने का तरीका एक तो आत्म नियंत्रण, दूसरा कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको भी कहीं ना कहीं ऐसे मोटिवेशनल स्पीचेस का आयोजन कराना चाहिए, कुछ अच्छी पॉजिटिव गेम्स खिलानी चाहिए। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले 15 साल में मेरे को लगता है कि जो प्लेग्राउंड पे जाने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम रह गई। कोई कहीं नहीं जाता है, घर के अंदर ही बैठे रहते हैं, मोबाइल पे खेलते हैं या कंप्यूटर पे खेलते हैं या टीवी देखते हैं। इन 3 चीजों के सिवा चौथा कोई एस्पेक्ट नहीं रहा। 2 रियल सिस्टर्स के बीच में आपस में बात हुए, एक हफ्ता 2 15 दिन निकल जाते हैं कि उनके आपस में कोई कन्वर्सेशन ही नहीं है, है ना। तो उनको आपस में एक दूसरे की समस्याओं की भी जानकारी नहीं है, तो फिर वो शेयर किससे करेगा? एक जन ने बहुत अच्छा लिखा कि आपके घर में पड़ोस वाले कमरे में अपनी माताजी बीमार है, उसको दवाई देने का आपके पास टाइम नहीं है, but the person who is living that is Los Angeles, you are talking, you are having chatting with that person and you are asking how are you, I am not fine, you should take medicine properly on the proper time, है ना। तो ये you are giving suggestion to that person who is living there near about 2,000-3,000 किलोमीटर he is living, और आप अपनी जो पड़ोस वाली कमरे में अपनी माँ जो खांस रही है उसको जाके आपको दवाई देने का टाइम नहीं है। तो हम कहीं ना कहीं समाज से कटे हैं, और समाज से कटने का, जब तक हम समाज से वापस नहीं जुड़ेंगे, सामाजिक व्यवस्था को ठीक तरह से लागू नहीं करेंगे, तब तक हमारा सिस्टम जो है वो लागू नहीं हो सकता। आप पहले शादियां होती थी, हमारे समाज के लोगों का प्रेशर रहता था, 10 जने इधर जानने वाले, 10 जने इधर जानने वाले, सब आपस में मिक्सअप थे। अब वो किसी तीसरे के साथ में यहाँ से दिल्ली जाके शादी कर ली, ना तो उसकी फैमिली उसको जानती, ना उसकी फैमिली उसको जानती। इफ they will get some problem in that marriage life, so who will solve it, who will come ahead to solve those problems, है ना। तो वो उस शेयरिंग नहीं होने की वजह से
समाज में एक तरह की खालीपन बढ़ा है और उसकी वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है। मेरा ये मानना है कि हम भारतीय संविधान का आदर करें, भारत की संसद ने जो कानून बनाए उनका आदर करें, उनको फॉलो करें और साथ में हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं जो छिन्न भिन्न हो गई कहीं न कहीं उसको वापस टाई अप करने का प्रयास करें, निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान होगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। ओके, आपका कीमती समय मोस्ट देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वेलकम।